गुड मॉर्निंग अन्य। एक और आया, अभी एक बच्चा है। चलो जब तक हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि जो मेंडल ने कुछ फैक्टर के बारे में बताया था, वो और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मिलती है कि द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, factors are also found in pair. Chromosomes are found in pair, factors are also found in pair. Rather अपन ने इस तरफ फैक्टर लिखे थे, मैंने कहा था ये फैक्टर है, तो मैंने कहा फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, तो क्रोमोसोम भी पेयर में मिल रहे हैं। फैक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो वैसे के वैसे क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो भी टू एन मिलते हैं किसी भी सेल के अंदर, और गैमेट बनते समय वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है। तीसरी बात क्या है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, लाइक कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई अगर मिल रहे हैं, अगर दो हैं, तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, जबकि क्रोमोसोम हमेशा ऐसा नहीं हो सकते। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो सकता अगर उनके ऊपर फैक्टर मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर फर्क आ रहा था, और ये चीज अपन ने पढ़ी पिछली क्लास के अंदर। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि चलो अगर हम क्रोमोसोम्स को मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि भाई क्रोमोसोम ही है जो भी कुछ है, तो फिर उसको किस तरह से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हमने कहा अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सपोज वी टेक मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो मैंने आपको बता दिया था कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे अपन ने कहा कि जैसे टॉल प्लांट को अपन ने कैपिटल टी का, है ना, तो अपन ने शुरुआत के पेरेंट जो है वो कैपिटल टी वाले ले लिए, इधर जो पेरेंट्स है वो अपन ने स्मॉल टी वाले ले लिए। ये मेरे क्रोमोसोम्स हैं। ओके, मैं इनको जस्ट सेंट्रोमेयर भी बना देता हूँ यहाँ पे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू कैन कंसिडर देम एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो भी क्रोमोसोम यहाँ पर है, जिस जगह पे उस पे ये कैपिटल टी मिलता है, उस जगह पे यहाँ स्मॉल टी मिलता है। ये एक प्लांट है टॉल प्लांट, और ये एक प्लांट है ड्वार्फ प्लांट। दिस इज अ टॉल प्लांट, दिस इज अ टॉल प्लांट, और ये हमारा ड्वार्फ प्लांट है। गैमीट बनते समय क्या होता है, सेग्रीगेशन होते हैं, तो सेग्रीगेशन हो जाएंगे, और सेग्रीगेशन होने पे एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम चला गया ये वाला, और उस पे यहाँ कैपिटल टी है। यहाँ जो क्रोमोसोम गया है उसके ऊपर भी जो है वो इस जगह पे कैपिटल टी है। यहाँ जो क्रोमोसोम आया है उस पे जो है इस जगह पे स्मॉल टी है, और यहाँ जो क्रोमोसोम आया है उस पे भी इस जगह पे स्मॉल टी है। ठीक है, और ये सेंट्रोमेयर है। अब कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे इसको इसके साथ में मिला लो, चाहे इसको साथ में मिला लो, चाहे इसको उसके साथ में मिला लो, चाहे जिसको जिसके भी साथ में मिला लो। ठीक है, किसी को भी किसी भी साथ में ले लीजिए आप, द रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। ओके, तो हमने क्या देखा कि जितने भी प्लांट क्रॉस आएंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आएंगे, उसमें एक में कैपिटल टी रहेगा, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास F1 जनरेशन। एंड F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आया है उनमें सब में एक में कैपिटल टी आ रहा है और एक में स्मॉल टी आ रहा है। अब इनमें से किसी दो को पेरेंट मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दीज आर पेरेंट फॉर और नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन लेकर के देख लेते हैं। इनको तो हटा देते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी ही जगह है मेरे पेज पे, तो उसको उस हिसाब से अपन यूज कर लेते हैं। तो अब अपन F2 जनरेशन लेते हैं। F2 जनरेशन लाने के लिए फिर अपन ने क्या किया, वो वाले प्लांट ले लिए, कैसे वाले, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला, और यहाँ पे भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले। ये कैसे हैं, टॉल हैं ऑफ F1। ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये भी टॉल है ऑफ F1, F1 टॉल, है ना। अब मैं इनको क्रोमोसोम में ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये कैपिटल टी है, उसके साथ में होमोजाइगस दूसरा क्रोमोसोम है, उसमें स्मॉल टी है। इधर भी एक प्लांट है, उसमें एक पे जगह पे कैपिटल टी है और दूसरे पे उस जगह पे स्मॉल टी है। ठीक है, फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है और मदर से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं वो कैपिटल टी टाइप के हैं, तो ये होमोजाइगस टॉल हो जाएगा। अगर फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है और मदर से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो अलग अलग हैं, फादर तो कैपिटल टी दे रहा है लेकिन मदर स्मॉल टी दे रही है, तो वो हेटेरोजाइगस टॉल हो जाएगा। इधर से स्मॉल टी उसके कैपिटल टी के साथ में चल जाए तब भी यही कंडीशन होगी, कैपिटल टी इधर से और स्मॉल टी इधर से, और इधर का स्मॉल टी अगर इसके स्मॉल टी के साथ चल जाए तो हमारे पास में जो प्लांट आया वो कैसा है, इधर भी स्मॉल टी और इधर भी स्मॉल टी। ओके, सो वी गेट द 3 टाइम टॉल प्लांट्स
एंड वन टाइम ड्वार्फ प्लांट। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझने में कहीं दिक्कत नहीं आई। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाने में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से कि द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब हम इसको लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको इसी डायग्राम से दिखा दिया था, जो डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। यहाँ पे दो कंडीशन हमने ली है ना। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर देती है, जो सटन एंड बाउरी ने बना करके बताया। उसने कहा कि भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारे पास में, हम F2 जनरेशन से शुरू कर, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास में, मैं इधर स्केच आउट कर लेता हूँ पहले इनिशियल पेरेंट से। तो इनिशियल पेरेंट हमारे पास में मान लीजिए वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई वाले और कैपिटल वाई वाले थे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो इनसे फैक्टर कैसे बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर से कैसे बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इधर से फैक्टर बने स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एंड हेड दे कम इन दिस। तो अगर मान लेते हैं अपन की जो यहाँ पे जो ये ऑरेंज वाले क्रोमोसोम है, चलिए वो उसको बाद में बनाएंगे, नहीं तो आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ पे बनाते हैं इनके कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इस तरह के अपने पास में इंडिविजुअल आए, वो सारे प्लांट यहाँ पर है। ये कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये भी ऐसे ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कह रहा है कि जितने भी कैपिटल आर हैं वो इन ब्राउन वालों पे डाल दीजिए आप, फादर वाले क्रोमोसोम। अच्छा, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, ये दोनों क्या हैं, दोनों ब्राउन क्रोमोसोम क्या है एक दूसरे के। इफ दिस इज वन क्रोमोसोम देन व्हाट इज दिस क्रोमोसोम, इफ दिस इज वन क्रोमोसोम देन व्हाट इज दिस क्रोमोसोम। बोथ दिस क्रोमोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड एट सेंट्रोमेयर। ऐसे क्रोमोसोम जो सेंट्रोमेयर पे अटैच रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताया मुझे, व्हाट इज द टर्म गिवन फॉर दोस क्रोमोसोम, sister chromatids. So they are copy of one another, exact copy. तो अगर इस वाले के ऊपर कैपिटल आर है तो इस वाले पे भी कैपिटल आर ही रहेंगे उस जगह पे, और यहाँ पे अगर इसमें स्मॉल आर है इस जगह पे तो इधर भी स्मॉल आर ही रहेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर था तो इधर भी कैपिटल आर रहेगा। और ये कह रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले दो क्रोमोसोम यहाँ से आ गए, और इधर से जो आए हैं ग्रीन वाले, अगर मैं कह देता हूँ ग्रीन वाले कैपिटल वाई हैं तो ये वाला भी कैपिटल वाई हो जाएगा। और ये स्मॉल आर जो है, मतलब जो आर कलर के हैं, मतलब आर वाले हैं, उनको अगर मैं स्मॉल वाई मानना है तो ऐसी ही कंडीशन थी हमारे पास, दो कैपिटल, मतलब एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। अब जब वो सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वहां पे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा, देखिए, दैट ब्राउन वन इज फ्री टू गो विथ ग्रीन वन। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर ऑप्शन, दूसरे वाले के अंदर हम दूसरा ऑप्शन क्या देख रहे हैं कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है एंड स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कोई दिक्कत ही नहीं है, हर फैक्टर को आपने अलग अलग क्रोमोसोम पे रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर मैं मान लेता हूं कि आपके पास में दो जोड़ी चप्पल है आपकी खुद की, ठीक है, 8 नंबर की चप्पल पहनते हैं आप, एक आपके पास में वन पेयर ऑफ स्लीपर्स यू गॉट ग्रीन कलर, रेड कलर, एंड द अदर वन यू गॉट ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, ये आपकी चप्पल है। अब ये आपकी मर्जी है, घर के अंदर आप जो है चाहे तो एक रेड और एक ग्रीन पहन के घूमे, आपकी मर्जी है, घर के अंदर कौन क्या देख रहा है। आप चाहे तो ये दोनों साथ पहन सकते हैं, ये दोनों साथ पहन सकते हैं, आप चाहे तो इसमें से एक और इसमें से एक पहन सकते हैं, इसको इसके साथ पहन सकते हैं, आपकी मर्जी है, घर के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया एक तरह से कह सकते हैं, ये एक तरह का आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वेयर दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज थर्ड क्रोमोसोम एंड दिस इज फोर्थ क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, दिस इज थर्ड क्रोमोसोम एंड दिस इज फोर्थ क्रोमोसोम। तो इफ द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सट्टन एंड बाउरी ने यही किया, सट्टन एंड बाउरी ने यहाँ पे चालाकी की, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जब इनको समझाया डाई हाइब्रिड क्रॉस को, तो उन्होंने यही किया, हर क्रोमोसोम को जो है, हर फैक्टर्स को उन्होंने अलग अलग क्रोमोसोम पे ले लिया। लेकिन अब हमारे पास में एक कंडीशन है, व्हाट इफ
What if both the factors of a chromosomes are both the factor of two characters are located on the same chromosome? Both factors of a character are located, मतलब two characters are located on same chromosome. तो अगर यहाँ अगर अपना कैपिटल R था, यहाँ अगर हमारे पास कैपिटल R था और यही कैपिटल Y होता, यहाँ स्मॉल r है और यही स्मॉल y होता, तो आप क्या करते? हम क्या क्रोमोसोम को बीच में से काट सकते हैं क्या? काट करके कि इसका आधा इधर और इसका आधा, ये तो पॉसिबल नहीं है. इन सच केस independent assortment was not possible. Independent assortment was not possible if two factors are located on the same chromosome. तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे नहीं, वो तो साथ साथ जाएंगे. हम इसको इस तरह से मान लेते हैं, एक बस में जो है 50 बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरी बस में भी 50 बच्चे बैठे हुए हैं. और मान लीजिए आप 10th A में पढ़ते हो और 10th A के सारे बच्चे इस बस में बैठे हैं, 10th B के सारे बच्चे इसमें बैठे हैं, इसमें भी 50 बच्चे बैठे हैं, इसमें भी 50 बच्चे बैठे हैं. स्कूल से जब बस रवाना हुई, डोर बंद कर दिए दोनों के. अब जहां जहां ये बस जाएगी, ये सारे बच्चे वैसे ही जाएंगे. नीदर वन ऑफ द स्टूडेंट विल बी लेस नॉर वन ऑफ द स्टूडेंट विल बी मोर. नहीं तो इसका बच्चा इसमें जा सकता है, नहीं उसका बच्चा इसमें जा सकता है. अब मान लीजिए बीच में एक ढाबा आया, ढाबा कोई सा भी ढाबा मान लेते हैं, तो शेखावटी ढाबा. शेखावटी ढाबा में आप खाना खाने रुक गए. सर बहुत टेस्टी खाना मिलता है वहाँ. ठीक है, अच्छी बात है. इसलिए मैंने वही लिखा. ठीक है, ढाबा अमर पंजाबी में लिख सकता था. हाँ ठीक है, तो हमारा ये शेखावटी ढाबा आया. अब शेखावटी ढाबे में हमारे बच्चे जो उतरे, खाना खाया उन्होंने, उसके बाद जरूरी है कि ये 10th A के 50 बच्चे इसी बस में बैठे और 10th B के सारे 50 बच्चे इसी में बैठे. 1, 2, 10, 15 बच्चे तो इधर के इधर छटक जाते हैं, इधर के इधर छटक जाते हैं. होते कि नहीं होते? लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारे क्रोमोसोम में है क्या? क्या हमारा क्रोमोसोम इधर उधर अपने टुकड़े बांट सकता है क्या? सोच के बताओ, बांट सकता है क्या? कैन क्रोमोसोम डिवाइड देमसेल्फ पार्ट बाय पार्ट कि भाई ये आधा तू रख ले, ये आधा मुझे दे दे? आपको ये कोई इवेंट याद आ रहा है क्या? ऐसा कोई इवेंट याद आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर. यस सर. हाँ, क्रॉसिंग ओवर में ये अपने सेगमेंट्स को बांट भी सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, बट जब ये पढ़ रहे थे कौन, सटन एंड बाउरी, तब क्रॉसिंग ओवर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, और जानकारी होगी भी तो उन्होंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया. सो क्रॉसिंग ओवर वाला कोई फंडा यहाँ पे बैठाया नहीं सटन एंड बाउरी ने. सटन बाउरी ने अपना तरीका कैसे बता दिया, इंडिपेंडेंटली हर क्रोमोसोम को, हर फैक्टर को अलग अलग क्रोमोसोम पर रखा, अलग अलग बस में बैठा दिया और बोले देखो साहब ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ ये जो चीज है सटन एंड बाउरी ने बता करके अपनी वाहवाही लूटी और अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने बता दिया. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फर्दर डेवलपमेंट जो है. देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हम जो है ऐसी चीज को नहीं पढ़ रहे हैं जो आपको दिखती है आंखों से. वी आर स्टडिंग ए थिंग विच इज नॉन विजिबल टू अस. तो बाय सम अदर फैक्टर्स ओनली, बाय अदर मीन्स ओनली हमको पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. यहाँ नेक्स्ट पेज पर आया तो यहाँ देखते हैं. सटन एंड बाउरी का तो नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, देख लेते हैं. सटन एंड बाउरी आर्ग्यूड दैट pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factor they carried. इन्होंने क्या कहा कि भैया क्रोमोसोम पे, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग फैक्टर लगे हुए हैं, तो वो पेयर भी हो जाएंगे, वो सेग्रीगेट भी हो जाएंगे, वो रिपेयर भी हो जाएंगे. What Mendel wanted to say about his factor, उसने कहा कि factors are found in pair, factor will segregate and factor will repair. आगे दोबारा से वो आकर के पेयर हो जाएंगे ऑन फर्टिलाइजेशन. तो सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ, अब बाउरी का नाम नहीं आ रहा अभी यहाँ पे देखिए. सटन ने क्या किया, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट एज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इसने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की बात करी, मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर के सेग्रीगेशन की. तो सिंस क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स वर बिहेविंग इन द सेम मैनर फॉर दोज 3 प्रॉपर्टीज जो कि मेंडल ने बताई है कि फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर,
तो सटन ने पाया कि क्रोमोसोम भी पेयर में मिल रहा है। फिर मेंडल ने कहा कि फैक्टर जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमीट बनते समय। सटन और बाउरी दोनों ने देखा कि इवन क्रोमोसोम आल्सो सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड दे ऑन फर्टिलाइजेशन अगेन रिस्टोर देयर पेयर्ड स्टेट। तो यहाँ पे सटन ने देखा कि यही का यही जो है क्रोमोसोम के अंदर भी होता है। तो हो जिस बात को हम जिसको हम क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, जिसको हम फैक्टर कह रहे हैं, वो क्रोमोसोम से समहाउ इट मस्ट बी रिलेटेड। पहले तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया कि ईच फैक्टर इज वन क्रोमोसोम, बट लेटर ऑन दे हैड टू रेक्टिफाई दैट। एनीवे, दे came out with their idea of chromosomal theory of inheritance which is still accepted। इसमें इसको हमने अभी भी एक्सेप्ट कर रखा है, एक्सेप्टेड, ये डिस्कार्ड नहीं हुई है थ्योरी। ठीक है, बस केवल एक मॉडिफिकेशन करा है कि क्रोमोसोम्स आर नॉट फैक्टर बट फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, बस इतना सा अपन ने मॉडिफाई किया है। अब आप उसके बाद का काम, ये तो अपना काम करके खत्म हो गया, इन्होंने तो अपनी वाहवाही लूट ली, जो भी इनको मतलब जो भी अप्रिसिएशन इनको मिलना था वो मिल गया। अब एक नया साइंटिस्ट आया, ये साइंटिस्ट का नाम देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और एक इसका चेला था, है ना, उसका नाम था स्टडवेंट। स्टडवेंट और थॉमस हंट मॉर्गन जो है, इन्होंने मेंडल के लॉज पढ़े और इनको लगा यार मेंडल तो बहुत कमाल का आदमी निकला। और एक बात उनको अच्छी से समझ आई कि मेंडल गॉट सक्सेस ओनली एंड ओनली बिकॉज दे सेलेक्टेड पी प्लांट। अगर वो पी प्लांट नहीं सेलेक्ट करते तो उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। हैड दे नॉट सेलेक्टेड पी प्लांट दे वुड हैव नेवर गॉट सक्सेस। तो उन्होंने कहा यार पी प्लांट कौन यार इतनी मेहनत करेगा, पी प्लांट, मटर उगाओ, पहले मटर के बीज लाओ, उनको प्योरीफाई करो, है ना, फिर उनको उगाओ, फिर उनके बाद इमैस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग, बहुत लफड़ा है यार। तो उनकी नजर में एक खास तरह की फ्लाई आई। ये वाली मक्खियां आपने देखी होगी, वो खजूर के ठेले पे या जब तरबूज काट करके रखते हैं आजकल, अगर इन दिनों आप बाजार जाएंगे, खैर अभी तो मैं तो नहीं अलाउ करूंगा, सलाह दूंगा आपको बाजार जाने की, पर आप कभी कभी आप बाजार गए होंगे तो गांव वाले कहते हैं ना कि जो जिस तरबूज पे सबसे ज्यादा मक्खी बैठी है वही सबसे मीठा, उसी को खरीदना चाहिए। और हम सजेस्ट करते हैं कि भाई कटा हुआ फ्रूट कभी भी नहीं लेना चाहिए, है ना। फ्रूट आप घर पे लाओ, घर पे काटो, मीठा निकले तो बढ़िया, नहीं निकले तो कोई बात नहीं, फेंक दो उसको, या जो भी करना है उसका, क्योंकि अगर उसमें शक्कर डाल के या कुछ और करके कर सकते हैं, सम अदर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, सम अदर रेसिपी कैन बी मेक, कर लीजिए। तो कटा हुआ फ्रूट हमने, लेकिन अगर आप गन्ने का रस का ठेले पे गए हो या खजूर के ठेले पे गए हो या इन फ्रूट्स के ठेले पे गए हो तो आपको वहां एक खास तरह की मक्खी दिखी होगी। ये मक्खी जो होती है, ये दीज आर नॉट हनी बीज, प्लीज डोंट कंफ्यूज देम विद दी हनी बीज। इन फ्लाइज को कहते हैं फ्रूट फ्लाइज, ये फ्रूट्स पे ही मिलती है, इनको क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम दे रखा है यहाँ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। याद कर लीजिए इसको विथ स्पेलिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पीएमटी में आता ही रहता है, पीएमटी में तो 3 नंबर के हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और गलत कर दिया तो 1 नंबर कटा भी देते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन, तो इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो ये फ्रूट फ्लाई के ऊपर, अब फ्रूट फ्लाई पे क्यों करा भाई उसने एक्सपेरिमेंट, मटर पे कर लेता या कोई दूसरा सीजनल प्लांट ले लेता जो और भी छोटी लाइफ का होता है ना, लेकिन इन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों लिया, देखते हैं। फ्रूट फ्लाई के अंदर उनको फॉलोइंग एडवांटेज मिले, फ्रूट फ्लाई में उनको फॉलोइंग एडवांटेज मिले, फ्रूट फ्लाई में काफी सारे एडवांटेज थे, उन एडवांटेज की चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेल एंड फीमेल फ्रूट फ्लाई अलग अलग दिखती है, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा कि मेल फ्रूट फ्लाई एंड द फीमेल फ्रूट फ्लाई आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। ये मेल फ्रूट फ्लाई है जो छोटा है, मेल इज टिंगू एंड द फीमेल इज टॉल, ठीक है। यहाँ लिखा है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ए जो है वो क्या है, मेल है, ए इज मेल एंड जो बी है वो फीमेल है, ठीक है। इतना याद रख लीजिए आप। अब मैं इसको तो मिटाता हूं और इससे आगे बढ़ जाता हूं, ओके। चलिए सबमिट जाओ और हम बढ़ते हैं आगे। और
30 लफड़े. Okay, come back to the class. Did you hear what I said? मैंने तो I don't think मैंने माइक ऑफ करा था. ओके, तो पहला जो पॉइंट था वो हमारा था शॉर्ट लाइफ स्पैन. ये तो केवल 7 दिन के अंदर अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं, 7 days के अंदर. देयर लाइफ स्पैन इज सो स्मॉल. 7 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर. अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जब चैप्टर 1 में अपन लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां ड्रोसोफिला का नाम पढ़ा था और वहां पे पढ़ा था कि उसकी लाइफ स्पैन कितने डेज की है, सो स्मॉल, ओनली 7 days. ठीक है, दैट मीन्स इन अ ईयर वो कम से कम 50 से लेकर के 52 एक्सपेरिमेंट कर सकता है. 50 to 52 experiment could be done in 1 year itself. जबकि मेंडल को पूरे 7 साल लग गए थे एक्सपेरिमेंट करने में. हालांकि मेंडल के पास में कोई और भी किसी और का सलाह मशवरा भी नहीं था, किसी और का आइडिया भी नहीं था. उसने जो भी कुछ करा वो खुद अपने दिमाग से करा. आपको हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहे, हमको पहले से कुछ चीज मिली हुई होती है तो हमारा काम आसान हो जाता है. तो इसको तो वैसे भी काफी फायदा हो गया. He had already seen number of work which is already done by the Mendel. तो उसको केवल उसके हिसाब से करना था. तो the first and the most important advantage of the people this Drosophila is that a very short lifespan. अब ये short की जगह हम very short कहेंगे, वहां हम short कह रहे थे तो यहाँ very short हो जाएगा. तो ये केवल 7 days का है. दूसरी बात क्या है कि अगर मटर का खेती करता है तो उसमें कितना तामझाम. आप पहले जमीन को लेवल करो, हल चलाओ, उसमें बीज बो, फिर इरिगेशन करो और फिर पौधे निकल के आएंगे, फिर प्लांट्स को आइडेंटिफाई करो एंड देन उसके बाद में वो फ्लावर को चूज करो, किसको मेल बनाना किसको फीमेल बनाना, देन इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन पोलन ट्रांसफर, देन अगेन बैगिंग एंड देन टैगिंग. चोंचले फिर बीज निकलेंगे, फिर उनको निकालो, फिर उनको बो. हाउ मच, मतलब इन द 6 months लॉन्ग जैसे वो बेचारा परेशानी रहता था. ऑलमोस्ट year to वर्क हार्ड फॉर ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि एवरी डे ही हैड सम वर्क और अदर. जबकि जब ड्रोसोफिला पे आप काम कर रहे हैं तो कितना आसान काम है. आपने दूध की बोतल देखी है? दूध की वो वाली बोतल नहीं जो जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो बोतल जिसमें दूध आता है बाजार में. आजकल तो हम सरस की थैलियां देखते हैं, जितने भी डेयरीज आजकल थैली में दूध देते हैं. हमारा जो मिल्क सप्लायर है वो बोतल में दूध देता है. ठीक है, इतनी बड़ी बोतल आती है, मतलब उसका मुंह चौड़ा रहता है, उसमें आप आराम से ब्रश डाल करके उसको क्लीन कर सकते हैं. यू कैन कंपेयर इट विथ एनी ऑफ द मिल्क शेक विच इज अवेलेबल इन द बॉटल इन द मार्केट. अमूल की तो 200 ml वाली आती है छोटी छोटी, लेकिन अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के जाएंगे तो वो जो मिल्क शेक होते हैं दे आर अवेलेबल इन द 500 ml साइज. ठीक है, वो वाली बॉटल के अंदर इसने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, थोड़ा सा केला ले, बनाना है ना, टेक स्मॉल पीस ऑफ बनाना एंड मैश इट एंड पुट इट एंड देन 1 फ्लाई मेल, है ना, 1 मेल फ्लाई एंड 1 फीमेल फ्लाई को आप इसके अंदर डाल दीजिए. फीमेल को थोड़ी लंबी बना देता हूँ और ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन में छोटा सा छेद कर दीजिए. बस हो गया काम. No irrigation required, no plowing required, no sowing required, no emasculation, no pollen transfer, no bagging, no tagging, nothing. It was as simple as catching the 2 flies, which is obviously one is a male and the other is a female. ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना. It is so easy and so क्या कहते हैं inexpensive. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it was least labor oriented, required least input of finance, money and time, जो भी कुछ कहना चाहो आप. ठीक है, आपका वो टाइम भी सेव कर रहा है, वो आपका मेहनत भी सेव कर रहा है एंड इट इज इवन सेविंग योर क्या कहते हैं. अच्छा, यहाँ एक चीज लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं. दैट इज रिक्वायर्ड लीस्ट स्पेस. इवन छोटी सी एक बोतल के अंदर तो आपको 500 मटर उगाने हैं तो आपको कम से कम आधा बीघा जमीन चाहिए. यहाँ एक छोटी सी बोतल में
अपने घर के अंदर ही एक टेबल के ऊपर 15 बॉटल रख दो, आप 15 एक्सपेरिमेंट कर लो साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो हाउ गुड इट वाज। नेक्स्ट क्या है कि मेल एंड फीमेल वर सेपरेट। तो उसके मतलब क्या हुआ, उसका क्या फायदा हुआ कि उसको कोई इमैस्कुलेशन नहीं करना कर रहा है, कोई पॉलन ट्रांसफर नहीं करना पड़ा। आप तो आइडेंटिफाई कर लो, हाँ ये वाली मक्खी है, इसकी आंख लाल है, ये वाली मक्खी है, इसका मतलब मेल है, इसकी आंखें लाल है, और ये फीमेल है, इसकी आंखें सफेद है। दोनों को जस्ट व्हेन यू आर सीइंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन यू आर सीइंग ओनली द कलर ऑफ द आईज, तो यू कैन फिजिकली सी द कलर ऑफ आईज। हाँ ये रेड है और इसकी व्हाइट है। अपनी एक एक मक्खी पकड़ी, एक मेल एक फीमेल विद द रेड एंड व्हाइट आईज रिस्पेक्टिवली, एंड पुट took a bottle, mashed little bit banana और चीकू और एनी अदर फ्रूट, पपाया कुछ भी, और उसके अंदर मक्खियों को डाला, ढक्कन लगा दिया, ढक्कन में छेद कर दिया, काम हो गया आपका। विद इन 7 days आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड उसके लिए आपको बॉटल खोलने की भी जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, घुमा घुमा के देख लीजिए, ठीक है। तो इट वॉज सो इजी। फिर क्या बात है इसका, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये तो एक बार में 100 से लेके 500 अंडे देते हैं, तो आपको कम से कम 100 से 500 मतलब बच्चे मिल जाएंगे। डिपेंड करता है, लेकिन आप कम से कम मतलब मिनिमम 100 तो मिल ही जाएंगे। आप इतना डेटा तो मटर में नहीं मिल रहे थे। तो इट हैज सेवरल एडवांटेज, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लीस्ट लेबर इन ओरिएंटेड या लीस्ट लेबर इनपुट, लीस्ट फाइनेंस रिक्वायर, लीस्ट स्पेस रिक्वायर, मेल एंड फीमेल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एंड जो सबसे खास बात थी, जो मटर के अंदर हमने पढ़ा था 7 पेयर ऑफ एलीलिक कैरेक्टर, तो यहाँ हमको कैसे मिल रहे हैं 3 पेयर्स ऑफ एलीलिक कैरेक्टर्स, 3 pairs of allelic characters. तो all these were the advantage in the pea plant. मटर के पौधे में इतने सारे एडवांटेज मिल रहे थे, सॉरी नॉट मटर, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो दे स्टार्टेड देयर एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो नेचुरली इसमें तो कुछ कई गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपका टाइम कम लग रहा है, आपको कई सारी चीजों का फायदा मिल रहा है। तो I'll restart the meeting and वहां पे हम जो है एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि क्या किए है ना। ओके, हम पढ़ते हैं मॉर्गन ने आखिर क्या। what was the work of Morgan? ओके, तो लेट अस सी नाउ। यहाँ पे हम हेडिंग देख लेते हैं, लिखा है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वो वाला जो एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब व्हेन द 2 फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे कैपिटल R और कैपिटल Y होता, तो वो कैसे सेग्रीगेट करते, हाउ वुड हैव दे सेग्रीगेटेड। हम तो जान रहे हैं कि भैया कैपिटल R कैपिटल Y एक क्रोमोसोम पे है, स्मॉल r दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो वो सेपरेट हो ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, कैसे होंगे। जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y जाएगा, इसके साथ स्मॉल r के साथ स्मॉल y जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही नोबल एक्सपेरिमेंट है, मतलब इसने 2 नई चीजों के बारे में बताया हमको, है ना। 2 नई चीजों के बारे में बताया। एक तो क्या, रिकॉम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर समझाया इसने, जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी, बिकॉज जब ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया था तब क्रॉसिंग ओवर के बारे में इतना डिटेल में नहीं था, भी होगा तो उन लोगों ने उसको कंसिडर नहीं करा, ठीक है। तो एक तो वो कमी रह गई थी इसके अंदर, और दूसरी एक नई चीज जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज मिल रही है। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज, है ना, कि लिंकेज होते हुए भी क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण लिंक करते हैं और रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बना। एक और नई चीज हमको यहाँ पे मिल रही है, वो क्या है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, देखिए एक ही वर्ड लिखा हुआ है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, तब मैं आपको जो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उनको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो लेट अस कंसीडर इट व्हाट इज रिटन हियर। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। मॉर्गन का आइडिया ही केवल यही था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किए उसने, मोनो हाइब्रिड नहीं करे। सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल कंडक्टेड, और सॉरी नॉट मेंडल, Morgan carried out several dihybrid crosses in the Drosophila to study the gene that were sex linked. ये तो मॉर्गन को मालूम पड़ा बाद में कि ये सेक्स लिंक्ड है। Now what is meant by sex linked?
व्हाट इज मेन बाय सेक्स लिंक्ड, इसको हम थोड़ी सी देर बाद जब हम इनको पढ़ लेंगे तब अपन को समझ आएगा कि सेक्स लिंक से हमारा क्या अभिप्राय है ना। हमको मालूम पड़ेगा कि दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर भी जो जो बिहेवियर है उनका वो भी बिल्कुल अलग अलग तरह का होता है। तो ये भी जो है टी.एच. मॉर्गन को ही मालूम पड़ा है ना इन हिज क्रॉसेस। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू दैट ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन द पीस। दो करेक्टर लिए साइमल्टेनियसली, प्योर लिए, उनको स्टडी करा, उनको क्रॉस कराया, उनको देखा, F1 जनरेशन में गए, देखते हैं क्या होता है, यही करा उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया है, येलो बॉडीड है ना, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल, दो करेक्टर क्या है यहाँ पे कि उसकी बॉडी येलो है और आंखें व्हाइट है। वर क्रॉस टू द ब्राउन बॉडीज। नाउ एक्चुअली ये ब्राउन बॉडीज लिखा है यहाँ पे लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रिप्ट होती है, उसमें लाइंस होती है। तो ब्राउन बॉडीज एंड रेड आइड मेल्स, ये याद रखिए। यहाँ पहले हमने कभी कंसिडर नहीं करा था मेल एंड फीमेल। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कहीं मेल एंड फीमेल करके हमने अलग से नहीं बोला, लेकिन यहां बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, येलो बॉडी एंड रेड आइड, क्या है ये, फीमेल्स। दे वर क्रॉस विथ ब्राउन बॉडीज एंड व्हाइट आइड मेल। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है तो है, इसमें क्या है। लेकिन जब इनके बच्चे हुए हैं तो एक सरप्राइजिंग इवेंट देखने को मिल रहा है हमको, सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्या कि ये जो मेल वाले करेक्टर हैं वो फीमेल वाले करेक्टर है वो तो मेल में चलेगा, और जो मेल वाले करेक्टर है वो फीमेल में आ गए। हाँ देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको। He observed that the two genes did not segregate independently, जैसे कि 9:3:3:1 रेशो आना चाहिए, बट यहाँ बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है इसको रेशो, है ना। अगर हम इसको समझना चाहें तो हमको अगले पेज पे जाना पड़ेगा, अगले पेज पे एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है। तो आप यहाँ एक्सपेरिमेंट देखिए, येलो बॉडी है ना, मैं पहले इसको मिटा दूं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है सब पुराना। let us study the क्रॉस। ध्यान दीजिएगा आप इस पे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल का साइन है, आपको मालूम ही है, दिस इज साइन ऑफ फीमेल, दिस इज मेल, है ना, ये मेल है और ये फीमेल है। ये क्रॉस ए है, पहला क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर उसने दो करेक्टर लिए हैं, क्या, बॉडी का कलर और आंखों का कलर, है ना, बॉडी का कलर एंड आंखों का कलर। ये क्या कह रहा है, जब फीमेल उसने लिया वो कैसे लिए, येलो है, बॉडी कलर इज येलो बट आई कलर इज व्हाइट। मेल जो लिए हैं वो वाइल्ड टाइप। ना वाइल्ड टाइप क्या है, वाइल्ड टाइप वो है जो सबसे कॉमन है। वाइल्ड टाइप्स आर द मोस्ट कॉमन करेक्टर्स, मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा वही मिलते हैं। तो कौन कौन से आए हैं कि बॉडी कलर कैसा हो गया इसके अंदर, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईज। क्रॉस वर कंडक्टेड। चलिए आ जाते हैं F1 जनरेशन में क्या हुआ। देखिए जितनी भी फीमेल थी वो तो वाइल्ड टाइप की हो गई जो कि मेल में थे, अपन ने लिए थे। द करेक्टर विच वर टेकन इन द मेल नाउ दे आर कम इनटू द फीमेल। और जितनी भी फीमेल के करेक्टर थे वो सारे मेल में चले गए, येलो एंड व्हाइट, ठीक है। सो द मेल गॉट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल एंड द फीमेल गॉट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ मेल। जो मेल के करेक्टर थे वो सारे कहाँ चले गए, फीमेल में। एंड फीमेल को कौन सा करेक्टर मिल गया, जो कि मेल में। नाउ इट इज अ very different type of result which was not expected। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे वो, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर येलो एंड ब्राउन में से कोई एक डोमिनेंट होगा सारे के सारे बच्चे वैसे ही आने चाहिए थे, और रेड एंड व्हाइट आईज में से कोई एक डोमिनेंट होगा सारे बच्चे वैसे ही आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो बड़ा ही अजीब रिजल्ट मिल रहा है। जो मेल में जो करेक्टर थे वो तो सारे फीमेल बच्चों में चले गए, और जो फीमेल में जो करेक्टर थे वो सारे मेल बच्चों में चले। ऐसा कैसे होता है यार। हाँ, तो इसको समझने में उनको पसीना आ गया। अब कहते हैं ना, कई बार क्या होता है, जो चेले होते हैं वो गुरु से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, है ना। तो
ये इनको समझ नहीं आ रहा था, दोनों मतलब खूब माथा खपाया इन्होंने, एंड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। एंड देन जो स्टर्वेंट था उसका चेला, उसको समझ आया, उसने कहा कि गुरु ये ऐसा हुआ होगा। वो ये मानता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है, इनको ये तो पता था एक्स क्रोमोसोम छोटा होता है, X chromosome is smaller than the Y chromosome. No, sorry, Y chromosome is smaller than the X chromosome. Sorry, my words are wrong. जो मैंने पहले बोले, that is Y chromosome are मतलब छोटे होते हैं than the X chromosome. X chromosome normal size के। तो Y chromosome छोटे हैं तो हो सकते हैं जिस जगह का पार्ट ही नहीं है उस जगह पे मिलने वाले फैक्टर भी नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए थे कि इनसे रिलेटेड कोई भी रेस्पेक्टिव जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन्स नहीं मिल रहे हैं, एब्सेंट। सो ऐसे केस के अंदर जो मेल्स हैं दे आर ऑलवेज प्योर, मेल्स आर ऑलवेज प्योर फॉर दोज कैरेक्टर्स विच आर फाउंड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। हम थोड़ी देर बाद में मतलब 2-3 दिनों बाद में हम जो है वहां तक पहुंच पाएंगे जहां हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप। हमारी बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम मिलते हैं, एक ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम मेल एंड फीमेल में एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। फर्क कहाँ होता है? मेल इज अपियरिंग एज मेल एंड फीमेल इज अपियरिंग एज फीमेल बिकॉज ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। और हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई टाइप के मिलते हैं मेल, एंड फीमेल के अंदर वो एक्स एंड एक्स टाइप के मिलते हैं। इतना तो अपन को पता है। तो हम क्या जान रहे हैं यहाँ पे कि जो मेल्स हैं, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है। जो एक्स क्रोमोसोम है दैट तो बेयर जीन्स, बट जो वाई क्रोमोसोम है उस पर कोई रेस्पेक्टिव जीन नहीं है। सो जो मेल्स होते हैं वो केवल 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम से ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑलवेज प्योर। उसका कोई काउंटर पार्ट होगा ही नहीं जो उसको डोमिनेट या रिसेसिव करके उसको उसके कैरेक्टर को ढक देगा। समझे ना आप? अगर मैं कहता हूँ एक क्रोमोसोम ये एक पे कैपिटल टी है दूसरे पे स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेगा जब कैपिटल टी वहां पे बैठा हुआ है? पर इसके अंदर तो है ही नहीं ना। इसके अंदर तो जो है वो एक्स पे या वाई पे तो कुछ है ही नहीं। सो एक्स पे जो भी कैरेक्टर आएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि वाई के ऊपर कोई फैक्टर है ही नहीं। सो दैट इज वाई दे आर प्योर, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेसिंग इन द क्या कहते हैं फैक्टर कंडीशन ओनली। तो ये एक बात जो है स्टडवेंट ने सुझाई, मॉर्गन के दिमाग में नहीं आया। ये एक्सपेरिमेंट उनका यहाँ पे आके अटक गया। दोनों ने अपनी मक्खियां पकड़ी और मक्खियां पकड़ के उन्होंने डाला और उसके बाद रिजल्ट आया। एक में गलत दिखा होगा तो उन्होंने कहा अरे यार ये गलती से आ गया होगा, एरर होगा, हो जाते हैं कई बार इधर उधर। और उन्होंने एक के बाद एक सारी मक्खियां देखी, सारे मेल ऐसे थे और सारे फीमेल वैसे थे। उन्होंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट गलत होगा, लेट अस रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन। दोबारा उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। एवरी टाइम दे फाउंड दैट सेम रिजल्ट, दैट इज यू स्टार्ट विथ व्हाटएवर कैरेक्टर इन द मेल that appears in the female daughters में, और जो हमने फीमेल में लिए वो सारे सन्स में चल जाते हैं। तो इसको समझाने का एक ही तरीका हो सकता है, वो यहाँ पे दिखाया है। देखिए कैसे जो वाइल्ड टाइप है वो डोमिनेंट है, क्या डोमिनेंट है हमारे पे? ब्राउन बॉडी कलर। जो ब्राउन बॉडी कलर है उसको वाई के ऊपर प्लस लगा के दिखाया, और व्हाइट आई को रेड आई को अपन ने डब्ल्यू के ऊपर प्लस देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये जीन्स का नाम देने का तरीका भी इन्होंने अलग से ढूंढ लिया। देखिए जो रिसेसिव है उसको यहाँ पे दिया है, और जो रिसेसिव का जो डोमिनेंट होता है उसको प्लस साइन लगा के बताया। रिसेसिव जो है भाई, डोमिनेंट कौन सा है? रेड आई कलर है, तो व्हाइट तो रिसेसिव है ना। तो हम जो अभी तक की प्रक्रिया अपनाते थे नाम देने की, नामांकन की, नोमेनक्लेचर के, उसमें क्या करते थे हम? डोमिनेंट के फर्स्ट लेटर से लिख रहे थे। सो इट शुड हैव बीन वाई या आर, या कैपिटल आर होना चाहिए और ये स्मॉल आर होना चाहिए। लेकिन ये जो मॉर्गन है ना, अपने अपने चलाने वाले रहते हैं लोग, है ना भैया, जिसने जो पढ़ा वो अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकता है, उसको कुछ भी तरीका अपना सकता। तो उसने क्या तरीका अपनाया है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसी के ऊपर प्लस लगा दो आप डोमिनेंट दिखाने की। तो यहाँ जो प्लस साइन है वो डोमिनेटिंग दिखा रहा है। द प्लस साइन इज एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर डोमिनेंट करेक्टर, और जो विदाउट प्लस वाले हैं जो सादा हैं वो सब रिसेसिव है। तो दीज आर रिसेसिव करेक्टर, दीज आर डोमिनेंट करेक्टर, दीज आर ऑल्सो रिसेसिव। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन इन केस ऑफ किसमें? फीमेल में। और जो मेल है वो हिट्रोजाइगस है,
और डोमिनेंट है। हेटेरोजाइगस मतलब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है और डोमिनेंट भी है ये। लेकिन हेटेरोजाइगस तब होता है ना जब काउंटर क्रोमोसोम के ऊपर भी कुछ मिल रहा है, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम इसको प्योर बोलेंगे, हम हेटेरोजाइगस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि भाई ऐसे केस के अंदर होगा क्या, हाउ द जेनेटिक्स बिहेव। तो यहाँ देखने में क्या देख रहे हैं अपन कि ये जो दो क्रोमोसोम है, ये जो दो क्रोमोसोम है, ये वाला एक क्रोमोसोम और ये वाला एक क्रोमोसोम, अगर हम इसको सेक्स क्रोमोसोम के हिसाब से मान रहे हैं तो ये एक्स क्रोमोसोम है और ये भी एक्स क्रोमोसोम है। दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अपन को क्या मिल रहा है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई के करेक्टर, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई के करेक्टर। तो व्हेन द सेग्रीगेशन विल टेक प्लेस, तो इनमें से एक के पास चल जाएगा, दूसरा दूसरे के पास। तो ये मान लीजिए इसके पास आया तो ये वाला इसके पास चला गया। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो मेल के हैं वो भी ऐसे सेग्रीगेट होंगे। तो ये एक्स क्रोमोसोम यहाँ चला गया, तभी तो एक्स एंड एक्स मिलके फीमेल बनेंगे ना। ये इसका एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स एंड एक्स मिलके फीमेल हो गए, और इधर का तो एक्स क्रोमोसोम इधर आया, इधर से वाई आया, दिस इज गिविंग Y, and since there is no respective gene in the Y, क्योंकि Y के ऊपर कोई रेस्पेक्टिव जीन है ही नहीं, तो वो अपने आप के लिए हमेशा प्योर हो गया, दैट इज प्योर। एक मिनट, है ना। तो इस तरह से आपको रेसिप्रोकेशन देखने को मिल रहा है। जो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो आधे आधे बटे, आधे मेल में चले गए, आधे फीमेल में चले गए, ये मेल में आया, ये फीमेल में आया। और जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है वो भी आधे आधे बटे, तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में चला गया और वाई क्रोमोसोम मेल में आया। नाउ हुआ क्या, देखिए, जो एक्स क्रोमोसोम मेल से आ रहा है वो डोमिनेंट जीन लेकर के आ रहा है। जो मेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो क्या डोमिनेंट लेके आ रहा है, प्लस साइन वाले आ रहे हैं ना, Y प्लस एंड W प्लस। तो Y प्लस इज एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर ब्राउन बॉडी एंड W प्लस इज स्टैंडिंग फॉर वाइट, क्या कहता है, रेड आई। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है वो फीमेल पे पहुंच गए, जो हमने मेल बच्चे के अंदर लिए थे। और जो फीमेल के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर ले रखे थे वो एक अकेले के, क्योंकि यहाँ पे तो यही है, केवल एक ही जीन है रिसेसिव, उसका काउंटर जीन है ही नहीं यहाँ पे कुछ, तो वो अपने आप को अकेले में एक्सप्रेस कर देंगे, रिसेसिव ही कर देगा, रिसेसिव है तो रिसेसिव ही कर देगा, उसको कोई डोमिनेंट का मास्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इसके रिसेसिव कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर मास्क कर रहा है। सो दैट वाज अ वेरी यूनिक थिंग। ये पहली बार नजर आया किसको, मॉर्गन एंड स्टडवेंट को, है ना। अब चेले का नाम कौन लिखता है, तो मॉर्गन के नाम से पढ़ रहे हैं हम। लेकिन इसका आइडिया किसने दिया, स्टडवेंट ने दिया, मॉर्गन के तो दिमाग में आया ही नहीं, है ना। अब एनीवे दैट इज द एसोसिएशन, जो बॉस होगा, जो गाइड, मतलब जो गाइड होगा वो अपने नाम से उसको समझा देगा, ठीक है भैया। कई बार रहता है ऐसे, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। अगर कोई मेरे को कोई चीज सुझाएगा तो मैं अपने ही नाम से बोलूंगा ना। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम कुछ भी चीज सुझा देते हैं प्रिंसिपल को या अपने, अभी जैसे मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे को कोई बात और कोई भी टीचर आके बोला, अरे सर आप ऐसा कर लो ना, इसकी जगह ऐसा कर लो, तो मैं हाँ ठीक है, ठीक है, एंड देन आई गो एंड पुट इट इन द सेम मैनर टू द प्रिंसिपल और टू द स्टाफ मीटिंग और टू द समवेयर एल्स, एंड सब सोचते हैं मैंने बोला, अरे मैंने क्या बोला है, बोलने वाला तो कोई और टीचर, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो स्टडवेंट ने कुछ सुझाया, लेकिन स्टडवेंट का नाम नहीं आया, आया नाम किसका, मॉर्गन का, क्योंकि मॉर्गन उसका बॉस था। तो ये इस तरीके से चला। तो आपको समझ आ गया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं इसको। दिस इज नॉन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बिकॉज ये एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में चल रहे हैं। तो ऑल दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड देयर इज नो काउंटर जीन्स आर फाउंड ऑन द वाई क्रोमोसोम, फॉर देम दे आर ऑलवेज प्योर। तो वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, वो एक अकेले से ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे। सो दैट इज वाई दे आर ऑलवेज प्योर। फॉर यहाँ तो क्या था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो वहां तो हमको समझ नहीं आ रहा था वो। लेकिन यहाँ आते ही समझ आ गया, पोल पट्टी खुल गई। क्योंकि अगर ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, अपन तो ये मान के चल रहे थे होमोजाइगस डोमिनेंट है, और हमने इसको यहाँ पे लिया, तो हमारे हिसाब से ये कैसा होना चाहिए था, ये भी ये वाइल्ड टाइप का हो जाना चाहिए था, पर ये वाइल्ड नहीं हो रहा है। ये वाइल्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको वाइल्ड होने से कौन रोक रहा है, कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई रेस्पेक्टिव जीन नहीं है। Had there been respective genes present on the Y chromosome, ये कि यही जीन्स अगर इस पे भी होते, Y प्लस एंड W प्लस, अगर इसके ऊपर भी Y प्लस एंड W प्लस होते,
तो ये कैसा हो जाता है, ये भी वाइल्ड टाइप हो जाता है, जो कि मेंडल कह रहा है। मेंडल क्या कह रहा है, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हो जाते हैं, डोमिनेंट वाले। तो यहाँ नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई रेस्पेक्टिव जीन है ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। तो हमको आगे जब हम पढ़ेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द सेक्स, मतलब इनहेरिटेंस। एक होते हैं ऑटोसोमल और दूसरे होते हैं सेक्स लिंक्ड। ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये एक फाइंडिंग हो गई। अब दूसरा, अब F2 जनरेशन करा लो इन्हीं का, यही पेरेंट्स है हमारे पास, ये जो बच्चे आए इनको पेरेंट्स बना लो। ये हमारे बच्चे हैं F1 के, इनको अब हम पेरेंट्स बना लेंगे। अब वो अगेन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, देखे यहाँ विचित्र बातें पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे पास वाइल्ड टाइप की क्या है, फीमेल, फीमेल्स आर ऑफ वाइल्ड टाइप। दिस साइड में वी आर टेकन फीमेल्स ओनली, नो। और फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। और ये क्या है, मेल है, जिसमें वाई क्रोमोसोम है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सेग्रीगेट कीजिए। इसका एक टाइप यहां ले आइए और इसका एक टाइप यहां ले आइए। ब्लू वाला क्रोमोसोम यहां आ गया और क्या कहते हैं, ब्राउन वाला क्रोमोसोम यहां आ गया, है ना। और इधर से ये वाला, सॉरी, यहाँ अपन मेल बना रहे हैं अभी केवल शुरू में। यहाँ पे ये सारे मेल्स हैं, ऑल दीज आर मेल्स, ओके। तो हम मेल की बात करेंगे। तो मेल में क्या आएगा, देखिए ये वाला क्रोमोसोम, कौन सा, वाई वाला क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इधर से आया ये, और ये वाला क्रोमोसोम इसमें गया, वाई क्रोमोसोम, है ना। ये तो रेंडमिटी है ना, एक बार में हमको इसके साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक बार में इसके साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हम लेकर क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 50% ऑफ जो मेल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वाइल्ड टाइप, और 50% कैसे होने चाहिए, रिसेसिव वन, ठीक है। लेकिन जब बच्चे पैदा हुए तो हम क्या देख रहे हैं, 98.7% जो है वो तो है पेरेंटल वेराइटी। कौन से वाले, ये और ये जो इनके मम्मी पापा में थे, कौन से, वाइल्ड वाले, दैट इज ब्राउन बॉडी एंड रेड आई एंड येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, दैट वर प्रेजेंट इन 98 पॉइंट। जबकि हमने क्या पढ़ा था, 9:3:3:1, 9 टाइम्स कैसे आने चाहिए, तो डोमिनेट, 9 टाइम डोमिनेट कौन से है, वाइल्ड टाइप। और 1 टाइम आना चाहिए था रिसेसिव वन, येलो एंड व्हाइट वन, है ना। टोटल अगर अपने पास 9:3:3:1 दैट इज 16 कॉम्बिनेशन है, तो उसमें से 9 + 1 दैट इज 10 टाइम, तो ये वाले निकल गए पेरेंट। और जो बचे हुए कितने, 6 टाइम जो है वो रिकॉम्बिनेशन बन रहे थे वहां। यहाँ रिकॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन इज ओनली 1.3%। और ये रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन है। ये रिकॉम्बिनेशन तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्या, कि बॉडी तो ब्राउन हो गई लेकिन आंखें सफेद हो गई, और बॉडी जो है वो येलो रही और आंखें लाल हो गई। हमने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया है कि यहाँ पे, जस्ट गो बैक, ऊपर जाके देखिए आप, हमने कॉम्बिनेशन कैसे लिए थे, हमने कॉम्बिनेशन लिए थे येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई। यहाँ पे कैसे आया, हमको नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है। यहाँ हमको कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है कि ये वाले केस के अंदर येलो बॉडी के साथ रेड आई। ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे लिया था, वाइल्ड, वाइल्ड कौन से होते हैं, ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई। यहां पे क्या देख रहे हैं, ब्राउन बॉडी की, तो ब्राउन बॉडी तो मिल रहा है, ये वाला, सॉरी, ये ऊपर वाला केस ब्राउन बॉडी वाला था, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। और यहाँ पे क्या है, ये येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। और इनके रिकॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं, 1.3%। ये परेशान हो गए, इन्होंने अपने बाल नोच लिए होंगे दोनों ने। बोले यार पढ़े, पूछे तो किससे पूछे, पता करें तो कहां से पता करें, गूगल था ही नहीं उस टाइम, विकिपीडिया था ही नहीं उस टाइम, कोरा था ही नहीं उस टाइम, कोई इनसे ज्यादा समझदार कोई था ही नहीं उस टाइम। मेंडल भी जो है शायद सुधार चुके होंगे तब तक, वहां तो मर ही गए थे मेंडल तो 1889 में, 88 में मर गए थे। ये तो बहुत लेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये तो 1910 के आसपास का एक्सपेरिमेंट है। तो इनके पास कोई है नहीं जिससे ये पूछ सके, जैसे ये आइडिया ले सके, जिससे ये अपना सजेशन ले सके, बोले ऐसा कैसा हुआ। देन दे स्टार्टेड स्टडिंग द सेल डिवीजन, वापस से इन्होंने उठा करके किताबें पढ़ना शुरू करा सेल डिवीजन का। तब इनको एक वर्ड समझ में आया वहां पे कि देयर इज एन इवेंट कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर,
एंड क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो पेरेंटल, मैं 2 मिनट के लिए इस किताब को एक तरफ रखता हूँ और अपना थोबड़ा दिखाता हूँ, है ना। बुक जो शेयर है वो हटाता हूँ। तो इसको इस तरह से समझिए, देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा एक पेन और ये हमारा दूसरा पेन। मैं यह मान लेता हूं कि यहाँ पे जो है रेड पेन जो है वो मदर से आया और व्हाइट पेन जो है, येलो पेन जो है वो फादर से आया। एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये, जस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन अपने। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये दोनों करेक्टर, ये करेक्टर यहाँ पे, दूसरा करेक्टर यहाँ पर, ये दोनों करेक्टर साथ जाने थे, ये दोनों करेक्टर साथ जाने। ये क्या कह रहा है, 98.7% तो यही रहता है कि ये करेक्टर साथ ही जाते और ये करेक्टर साथ ही जाते हैं। लेकिन 1.3% चांस ऐसे भी थे कि इसका ये करेक्टर इसके साथ और इसका ये करेक्टर इसके साथ अदला बदली हो। ना ये बात उनको बिल्कुल, it was just unimaginary for them because they never believed that a chromosome can break and exchange their segment. उन्होंने ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं थी कि क्रोमोसोम ब्रेक हो सकते हैं और अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। याद कीजिए, मैंने ढाबे में बस रोकी थी तो मैंने क्या कहा था, जब तक बस का दरवाजा नहीं खुला है 50 के 50 स्टूडेंट अपनी अपनी बस में ही रहेंगे, दे कैन नॉट एक्सचेंज। बट जब बस रुक गई ढाबे पे और बच्चे उतर गए, उसके बाद उनके पास फ्रीडम है कि कौन किस बस में जाके बैठ जाए। तो उनका कोई दोस्त शायद दूसरी बस में बैठा होगा, वो उतर के चले गए उसके अंदर। सर्वर को तो सर प्लीज ना सर, ये वो मैम है तो मैम को भी है, हाँ। और कई बार तो टीचर जो है वो भी सोचते हैं यार ठीक है ना यार, अपने दोस्त के पास ही तो जा रहा है तो बस में ही ना, जहां बस जाएगी वहीं मिल जाएगा। व्हाट डिफरेंट डज इट मेक, यहाँ नहीं तो वहां तो मिलना ही है उसको, ठीक है। तो कई बार हम इस तरह से मान लेते हैं, तो हमारे को यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा चला, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हो गया। हमने क्या देखा है कि देयर इज ड्यूरिंग द मियोसिस एक इवेंट होता है, उस इवेंट को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, वेयर द होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कम टुगेदर एंड दे ओवरलैप एट अ सर्टेन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड कियाज्मा, है ना। और उस कियाज्मा के बाद में दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, तो उन्होंने सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए। अब इंटरेस्टिंगली जो सेगमेंट उन्होंने एक्सचेंज किया वहां पे कौन से फैक्टर थे, वो फैक्टर चले गए। So this is how recombination came, and how much? 1.3%. Now, why 1.3% only? Why recombination come 1. उन्होंने जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करे वो 1.4 चला गया होगा, 1.5 आ गया होगा, 1.3 आ गया होगा, 1.1 रह गया होगा। एवरेज निकाला तो उन्होंने 1.3 बोला। तो अब उनका दिमाग में एक खटका हो रहा है कि why only this much of recombination? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने साइड में छोड़ा एंड दे कंटिन्यूड विद अनदर एक्सपेरिमेंट, तो चलिए हम वापस से बुक लेकर के आते हैं अपनी, ये डॉक्यूमेंट एंड ये चैप्टर 5। हो सकता है मैं इसकी पूरी दोबारा वीडियो बनानी पड़े, रिकॉर्डिंग मेरी हो ही नहीं रही है। कितनी चीजें देखेगा आदमी, ये भी वो भी वो भी और वो भी। चलो ना यार, ये कौन सा तरीका है, एक एक पन्ना पलटो। हाँ, ये मेल की बात करी है अभी अपन ने। मेल में अपन ने देखा 98.7% जो है वो पेरेंटल टाइप आए, दैट इज वाइल्ड टाइप के रहे वो मेल, और वाइट मतलब 98.7% के आधे जो हैं वो येलो बॉडी एंड वाइट आई वाले, आधे जो हैं वो वाइल्ड टाइप के। अब वो फीमेल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सेम टाइप ऑफ रिजल्ट अपन को फीमेल में भी देखने को मिल रहा है। फीमेल के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, कि ये जो ओरिजिनल परसेंटेज है, पेरेंटल परसेंटेज, वो तो वही आया 98.7%, एंड 1.3% रिकॉम्बिनेशन आ गए। यहाँ पे 1.3% रिकॉम्बिनेशन आ गए। जैसे अपन ने लिया था, हमने क्या लिया था, दोनों डोमिनेंट एक में लिए थे और दोनों रिसेसिव दूसरे में लिया था। जो फीमेल थी हमारी वो रिसेसिव वाली थी और जो मेल थे वो हमारे डोमिनेंट वाले थे। फिर F1 के अंदर जाने के बाद उल्टा हो गए, जो डोमिनेंट है वो फीमेल हो गई, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर फीमेल में चले गए और मेल के अंदर रिसेसिव है। अब यहाँ आकर के वापस क्या देख रहे हैं अपन, यहाँ आकर के बड़ी विचित्र सी स्थिति बन गई है कि
बॉडी कलर ब्राउन विथ वाइट आई, एंड ये आ गया मतलब आपके पास में 1.3% के आधे, 1.3% के आधे कितने हुए, दैट इज 0.67%, है ना, 66 ही मान लो। और यहाँ पे उतना ही 0.67% या 0.66% जो है वो ऐसी फीमेल आई हैं जिनकी बॉडी तो है वो येलो है लेकिन आंखें उनकी रेड है, और ये तो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो येलो के सामने येलो ही चले जाएगा, लेकिन रेड आई के साथ में वाइट अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगी। तो दिस कुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय टेकिंग अनदर थिंग इन कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। नाउ क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ बना देता हूँ, एक केस दिखा देते हैं अपन कैसे। मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। मान लेते हैं इस जगह पे जो है वो Y+ है और इस जगह पे W+ है, और यहाँ पे अपने पास दूसरी बॉडी, दूसरा क्रोमोसोम है अनदर पेरेंट का, वो यहाँ पे कैसा है, Y वाला है और यहाँ W वाला है। तो जितने पास ही होंगे उतने ही इनकी चांसेस ऑफ सेपरेशन विल बी लेस। क्लोजर दे आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, देयर आर लेस चांस ऑफ सेपरेशन। अगर वो बिल्कुल ही अगल बगल होते तो शायद वो सेपरेट ही नहीं होते। दे वुड हैव शोन 100% मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स, ठीक है, और फिर रिकॉम्बिनेशन आते ही नहीं वहां पे। लेकिन ये 1.7% रिकॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि वो पास में लोकेटेड है। इसलिए इतना आप इसको इस तरह से समझते हैं, आपको मेरी शक्ल दिख रही है? नहीं दिख रही है, ओके। बुक को हटा देता हूं वापस। अब ये मेरे पास पेन है ना, इस पेन के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? उल्टा कर देते हैं, सीधा दिखने लग जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं रोरिटो, यस सर। ये क्या लिखा है? फेंटा, है ना, रोरिटो फेंटा के अंदर जो वर्ड, और बल्कि उसके भी आगे अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लिखा है, देखिए ग्लाइड। द वर्ड ग्लाइड इज रिटन नेक्स्ट टू इट। अगर मैं और भी पीछे चल जाऊं, यहाँ बारकोड्स हैं, बारकोड्स वेयर द लाइंस आर सो क्लोज टू वन अनदर। अगर मैं मानता हूं कि हर लाइन एक फैक्टर, तो जो क्लोजेस्ट दो सब्सिक्वेंट लाइंस हैं उनके सेपरेशन होने के चांस कितने कम रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपकी आंख पे पट्टी बांध देता हूं और आपको हाथ में सबसे तेज तलवार देता हूं और आपसे कहता हूं कि आपको इसको खचाखच काटना है, ठीक है। व्हाट मे बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस, ढक्कन के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो और यहाँ पे कुछ लिखा हो, वो तो 100% होगा। आप कितना भी आंख में पट्टी बांध लीजिए, ये कम से कम इसको यहाँ कहीं ना कहीं तो काट ही दे, अगर आपने एक बार देख लिया कि पेन कहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर तो क्रोमोसोम्स के बीच में ही होना ही है ना, क्रोमोसोम के बीच में होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा या यहाँ होगा। तो क्रोमोसोम के बीच में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ से यहाँ तक किसी न किसी जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो दोज फैक्टर विच आर लोकेटेड द टू एंड्स, दे विल डेफिनेटली सेपरेट। So though they are found on the same chromosome, but they will show recombination. But those factors which are found very close to one another, जैसे ये बारकोड के अंदर जो लाइंस हैं, आपको 1000 बार भी मैं पट्टी बांधने के बाद तलवार दे दूंगा ना, तब भी 1000 बार में भी there will be least probability of separation of those two factors. ना आप अंदाज लगा, ये पेन तो बहुत बड़ा है, पेन तो बहुत बड़ा है। हम उस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी सेल, सेल को देखने के लिए हमको लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए कम से कम, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, उसको देखने के लिए भी हमको अच्छा वाला 45x का, दैट इज 450 टाइम्स से 750 टाइम मैग्निफिकेशन करना पड़ता है, देन वी कैन सी द न्यूक्लियस। एंड अगर उसके अंदर क्रोमोसोम को भी हमको अच्छे से देखना है तो कम से कम 1000 टाइम मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। एंड अगेन स्टिल अपन को इन जगहों को देखना है, तो क्रोमोसोम शुड बी, माइक्रोस्कोप शुड बी वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके ऊपर कौन से बेस, कौन से मॉलिक्यूल जुड़े हुए,
ठीक है, अब आपको उनको सेपरेट करना है. सो इट इज टोटली अ ब्लाइंड अप्रोच. So the two homologous chromosomes which have come together, now they can overlap at this place, they can here किसी भी जगह पे ओवरलैप कर सकते हैं. एक जगह हो सकते हैं, एक से ज्यादा जगह हो सकते हैं. ये भी हो सकता है यहाँ भी ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ भी हो गई. ये भी हो सकता है यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर वापस वहाँ हो गई. तो एक क्रोमोसोम पे 3 जगह, 4 जगह, 2 जगह, एक जगह कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग हो ही जाती है. और जहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है वहां सेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं. सो द क्लोजेस्ट द पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम लीस्ट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर सेपरेशन. फारदेस्ट, अगर इसके बाद वाला आप जो नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे वहां पे 36.4% समथिंग हो रहा है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट दैट मच. तो वो ज्यादा दूरी पे है. सो देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन इज मोर. ठीक है, मैं अब आपको एक बार पूरा समराइज कर देता हूं कि हमने बोला क्या. हम ये देखना चाह रहे थे कि जब कोई फैक्टर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा. क्योंकि सटन एंड बाउरी ने तो बड़ी चालाकी से क्या करा कि दो अलग अलग चीजों पे मान लिया. उसने कहा कि भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें रखें, कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें रखें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें लिखे हुए. तो कभी ये इसके साथ जा सकता है, कभी ये इसके साथ जा सकता है. तो आपका रिकॉम्बिनेशन जो है वो वैसे हो जाएंगे. ठीक है, इफ इट गोज विद दिस गोज विद दिस, दूसरे वाले पेरेंट में ये इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ जा रहा है, तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल गए. लेकिन ये कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द टू फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम. यहाँ पे घुमा देते हैं, ये लिखते हैं जैसे NEXT जो है वो अलग अलग फैक्टर्स हैं. अगर ये 4 फैक्टर एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो ये जहां जाएगा पेन वहां पे ये जाएंगे ही जाएंगे. तो उस केस के अंदर हमको कोई रिकॉम्बिनेशन मिलना ही नहीं चाहिए था. और हमारा जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो क्या आना चाहिए था, 3:1 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1. क्योंकि वहां कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है. वहां केवल 2 ही तरह के फैक्टर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले रहेंगे एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले रहेंगे. ये जो नए कॉम्बिनेशन बने थे ना, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, वो नहीं बनेंगे. तो जब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहा था तो इसको क्या रिजल्ट मिला है. पहला तो रिजल्ट वो घपलाबाजी, पहले ही बड़ा अजीब सा रिजल्ट मिला कि F1 के अंदर हमने, मेंडल तो पढ़ता है, मेंडल ने कहा कि भाई मैंने जितने भी क्रॉस करे हैं, और मेंडल के बाद जिन्होंने रीडिस्कवरी करी उन्होंने सबने ये करा कि साहब आप पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लीजिए, F1 के अंदर कोई एक ही आएगा. और यहाँ तो घपला हो गया. यहाँ तो जो मेल का कैरेक्टर था वो फीमेल पे पहुंच गए, मतलब लड़कियों में, बेटियों में पहुंच गए, बाप के कैरेक्टर बेटियों में पहुंच गए और माँ के कैरेक्टर बेटों में पहुंच गए. तो एक तो ये समझ नहीं आया. चलो फिर भी उन्होंने उसको कैसे न कैसे तुक्का लगाकर उन्होंने कहा कि ये सेक्स क्रोमोसोम का चक्कर होगा, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम का, और उसको समझ के ले लिया. अब ये कह रहे हैं कि ये जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो 98.7% जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर साथ जा रहे हैं और 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं. 1.3% चांस ऐसे है कि ये N एक में चला जाए और E दूसरे में आ जाए, स्मॉल ई, और कैपिटल ए उसके बाद चल जाए और स्मॉल ए उसके बाद चल जाए. तो यही कह रहा है कि ऐसा कैसे हुआ भाई, हाउ इज इट पॉसिबल. तब वो जब स्टडी करने लगे उसको दोबारा से सेल के इवेंट गैमेट बनने के टाइम पे, तो उनको मालूम पड़ा कि वहाँ मियोसिस में एक और इवेंट होता है, उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. एंड क्रॉसिंग ओवर में द 2 सेगमेंट्स जो है दे ओवरलैप एट सर्टेन प्लेसेस, एंड जहां वो ओवरलैप कर रहे हैं वहां के वो सेगमेंट एक्सचेंज कर लेंगे. नाउ greater the distance, more is the possibility of separation. Lesser the distance, less will be the probability. And कई बार वो इतने पास लगे होते हैं कि वो हमेशा साथ ही जाएंगे. उनके फ्रैक्शन शायद पॉइंट में चल जाए तो उसको तो आप नेग्लिजिबली मानेंगे. मैं कहता हूँ 0.0005% है उनका रिकॉम्बिनेशन रेट, तो आप उसको नेग्लिजिबली मानिए ना. आप उनको यही कहिए वो तो हमेशा साथ ही रहते हैं. ठीक है, तो अब वापस बात करते हैं मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में लेके चले थे. मेंडल लकी तो था, उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस के हमेशा उसको रिकॉम्बिनेशन मिले, लेकिन देयर वर सम केसेस इन व्हिच द 2 कैरेक्टर्स वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एट अ फार डिस्टेंस, सो दे एवरी टाइम दे यूज्ड टू गिव द रिकॉम्बिनेशन. एंड इसलिए फिर उसका रेशियो हमेशा 9:3:3:1 आया. नहीं आता थोड़ा बहुत तो वो उसने कहा कि भाई ये तो स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही सकता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ मॉर्गन का हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा. आप इसमें चिंता नहीं कीजिए, आप इसको पढ़ के समझ के देख लीजिए. और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, हम कल दोबारा पढ़ेंगे इसको. कल नहीं समझ आएगा परसों दोबारा पढ़ेंगे, परसों नहीं समझ आएगा और भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको आप नहीं समझेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है. हमने चैप्टर ही गलत उठा लिया यार. इस चैप्टर को मैं कैसे समझाऊं यार इतनी दूर बैठ करके, है ना.
तो एनीवे यू डोंट वरी, आई एम देयर एंड हम इसको दोबारा पढ़ेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो मैंने तो कभी आपको मना ही नहीं करा, पूछते तो आप है ही नहीं, है ना। मेरे को ही लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा। एनीवे, गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे, दैट्स ऑल Thank you, फॉर sir. टुडे। Thank you. वेलकम।
Hello. Good morning, Kanika.
Good morning, Good morning. Chitranshi. Good afternoon, sir. Good afternoon. बज गया क्या 12? हाँ. कल का पढ़ा हुआ समझ आ गया आपको? Yes, sir. कनिका क्या कह रही हो? ये समझ आ गया आपको? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. Yes, sir. ओके, दैट इज समथिंग गुड. 2 बच्चे अभी एब्सेंट है. 50% क्लास आई है. कर गए बच्चे?